अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम एड्स उसको डिस्कस कर रहे थे और जिसमें मैंने आपको बताया कि जो एड्स का मर्ज है, सबसे पहले जो होमोसेक्सुअल यंग मेल उनमें स्टडी किया गया। उसके बाद एक नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट सामने आया और उसके मतलब जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि उसने किसी दूसरे पर्सन का ब्लड जो लिया था, उसकी ट्रांसफ्यूजन हुई थी। तो इस तरह से सबसे पहले HIV को डिटेक्ट किया गया 1984 में और 1986 में उसका नाम HIV रखा गया। और उसकी जो मेन सिम्टम्स हैं एड्स की, वो मैंने कल आपको बताई थी कि जिसमें लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। उसके साथ स्वोलन लिम्फ नोड्स और सडन वेट लॉस, रेयर वैस्कुलर कैंसर, नमूनिया, ये इसकी ख़ास सिम्टम्स होती हैं। इसीलिए इसको सिंड्रोम का नाम दिया गया है। सिंड्रोम जिसमें बहुत ज़्यादा अलामात मौजूद हों, उसके लिए सिंड्रोम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एक्वायर्ड, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर पहले से इम्यूनिटी मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम कई बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, जो कुदरती तौर पर बॉडी के अंदर मौजूद होती है। अब वो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो HIV की वजह से कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी, कमी को कहते हैं सिंड्रोम। आज हम देखेंगे कि जो HIV है, वायरस है, जिसकी वजह से एड्स डेवलप होता है, कि जो मेजर काज वो क्या है, HIV। अब ये किस तरीके से इन्फेक्ट करता है और जिसकी वजह से इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। तो हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स के एक टाइप है, उनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। ये वाइट ब्लड सेल की टाइप है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट, इसके आगे फिर 2 कंपोनेंट हैं। एक उसको T लिम्फोसाइट कहा जाता है, T, और दूसरे जो उसको B लिम्फोसाइट कहा जाता है, लिम्फोसाइट, और B लिम्फोसाइट। अब दोनों का जो फंक्शन है, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, इसका रोल इम्यूनिटी में है। HIV ये अटैक करते हैं T लिम्फोसाइट पर, T लिम्फोसाइट उन पर यह अटैक करेगा, T लिम्फोसाइट पर, और जिसकी वजह से T लिम्फोसाइट ये डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे T लिम्फोसाइट डिक्रीज होते जाएंगे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह से T लिम्फोसाइट, इनके डिक्रीज होने की वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरह से HIV
जो वाइट ब्लड सेल जिनको हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कहते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, इन पर अटैक करेगा और जिसकी वजह से इनकी तादाद जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब इनकी तादाद कम हो जाएगी तो उससे जो इम्यून सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन होगा, अफेक्टेड पर्सन होगा, इन्फेक्टेड पर्सन होगा, ससेप्टेबल टू अदर डिजीज़, यानी वो दूसरी डिजीज़ को कबूल करना शुरू कर देते हैं। ससेप्टेबल का मतलब होता है कबूल करना, ससेप्टेबल। तो ये जो पर्सन होगा, इन्फेक्टेड पर्सन, ये ससेप्टेबल हो जाएगा टू अदर डिजीज़, यानी इस आदमी को वो डिजीज़ भी डेवलप हो जाएंगी जो नॉर्मल हालात में हेल्दी पर्सन में डेवलप नहीं होती। तो इस तरह से ये आम बीमारियों को भी दावत देगा और जिसकी वजह से इसमें कई मुख्तलिफ सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं। अब ये जो HIV, ये लिम्फोसाइट के अलावा सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कार्ड आ जाता है, तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इनके सेल्स पर भी अटैक कर सकता है। अब ये जो HIV, ये मॉन्कीज को जो इन्फेक्ट करेगा, HIV इन्फेक्ट्स एंड reproduces in monkey, लेकिन जो मॉन्की में डिजीज काज नहीं करेगा, नो डिजीज। मॉन्कीज को एड्स का मर्ज नहीं होगा, लेकिन जो मॉन्की के अंदर ये ग्रो करता है, अपनी तादाद को इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन मॉन्की में डिजीज काज नहीं करेगा, इसलिए इसको होस्ट स्पेसिफिक कहा जाता है। होस्ट स्पेसिफिक का नाम दिया जाएगा, होस्ट स्पेसिफिक। ये जो होस्ट स्पेसिफिक होगा कि इसका होस्ट मखसूस होगा, तो वो कौन होगा? मैन। अब हम देखेंगे कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ये किस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है, इसका ट्रांसमिशन का मोड क्या होगा। अब इसमें एक तो होता है इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। दूसरा इसका जो मेन काज होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक पर्सन का ब्लड दूसरे को लगाना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंतकाल खून जिसको हम कह देते हैं। और तीसरा ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दौरान वायरस माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग और यूज ऑफ contaminated syringe के कंटामिनेटेड सिरिंज का इस्तेमाल करना, जैसे एक होता है उसको हम कहते हैं इंट्रावीनस
इंजेक्शन। तो इंट्रावीनस इंजेक्शन यानी एक होता है इंट्रामस्कुलर, जो मसल में लगाते हैं। एक इंजेक्शन होता है जो वेन में लगाया जाता है। तो जो वेन में लगाते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें ब्लड वो सिरिंज के अंदर दाखिल होता है। तो अगर वही सिरिंज किसी दूसरे पर्सन के लिए भी इस्तेमाल की जाए, तो इस तरह से जो HIV है वो मुतासरा आदमी से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। और जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनको भी अपने प्रोफेशन के दौरान ये मर्ज हो सकता है, HIV उनमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब आप देखेंगे मसलन ये जो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट का भी स्टीराइल होना ज़रूरी होता है। स्टीराइल कहते हैं कि जो जरासीम से पाक हो, स्टीराइल, जरासीम से पाक, तो उसको स्टीराइल कहा जाता है। तो जो सिरिंज है वो स्टीराइल होनी चाहिए, स्टीराइल सिरिंज का इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये तो इसकी यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा कि हम जब क्लोज कॉन्टैक्ट का नाम लेते हैं, तो उससे ये मुराद नहीं होता कि बॉडी टच होने से या हाथ मिलाने से जिस तरह से ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये जहाँ पर फ्लूइड का एक्सचेंज हो, उससे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। 2001 में कहा गया कि साउथ अफ्रीका में वैक्सीन प्रिपेयर कर ली गई है, लेकिन वो नाकाम। अभी तक कोशिश हो रही है और हो सकता है कि कुछ अरसे बाद कोई वैक्सीन मार्केट में आ जाए। फ़िलहाल इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब दूसरा इसमें अब आ गया कि इसका इलाज तो नहीं है, तो कैसे बचा जा सकता है? तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, एहतियाती तदाबीर होती हैं। तो आपने जो पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो इख्तियार की जा सकती हैं अगर हमें डिज़ीज़ के काज के मतलब पता हो तो उसका काज क्या है, और ये पता हो कि उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो फिर हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। जैसे मैंने जहाँ पर बता दिया कि एड्स काज करने वाला वायरस है, और वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है, और कैसे कैसे ट्रांसफ़र होगा जहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब आपको पता चल गया कि ये जो तरीके हैं, इनसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? जहाँ पर हमें एहतियात करनी होगी। तो अगर हम ये चीज़ें जो हैं इनसे बचते हैं तो फिर एड्स से बचा जा सकता है। तो ये था इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, के मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या होगा। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं जहाँ पर, ये डायग्राम HIV वायरस की है। HIV वायरस की ये डायग्राम है। तो जहाँ पर इसके मुख्तलिफ पार्ट्स लिखे गए हैं। अब इसमें ये जो है इसको वायरल इन्वेल्प कहा जाता है, जिसके मतलब मैंने पहले बताया था कि ये जो इन्वेल्प है ये होस्ट की तरफ से डेवलप होती है,
और जिन वायरसेस के ऊपर होस्ट की तरफ से डेवलप हो, कवरिंग डेवलप हो, उनको इन्वेल्प्ड वायरसेस कहा जाता है। अब जहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इनको इन्वेल्प्ड स्पाइक्स कहा जाता है। इन्वेल्प्ड स्पाइक्स तो ये प्रोटीन की बनी हुई होती हैं और इन स्पाइक्स की मदद से ये वायरस सेल के साथ अटैच होगा। इन स्पाइक्स की मदद से ये खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। अब इनका जो जीनोम है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो आरएनए है। ये आरएनए वायरस है, रेट्रो वायरस है। अब इसमें आरएनए जीनोम और ये जो है इसकी कैप्सिड है, जिसको प्रोटीन कैप्सिड कहा जाता है। प्रोटीन कैप्सिड, ये भी आपने पढ़ा इसी चैप्टर में कि इनका जो हेड होता है उसके ऊपर कवरिंग होती है, प्रोटीन कवरिंग, जिसको कैप्सिड कहा जाता है। तो ये इसकी प्रोटीन कैप्सिड होगी और इसके अंदर जहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये आरएनए है, आरएनए के साथ ये एक एंजाइम मौजूद है। इसके साथ भी जहाँ पर एंजाइम मौजूद है, इसके साथ भी एक एंजाइम मौजूद है। इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम दिया जाता है। इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम दिया जाता है। ये कल मैंने आपको बताया कि एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, और रिवर्स इसमें उल्ट हो जाएगा। जहाँ पर आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एंजाइम, इसकी मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी कि जो आरएनए वो डीएनए में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम HIV वायरस का नाम देते हैं। अब ये जो वायरस है, ये इस तरह से, मतलब ये आप समझने के एक सेल है, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब ये जो सेल है, जहाँ पर एक ख़ास किस्म का रिसेप्टर होता है, उसको कहते हैं CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर कहा जाता है, CD4 रिसेप्टर। अब CD इससे बनता है क्या है? CD से बनता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जहाँ पर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो जहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होंगी ख़ास टाइप की, इसको CD4 रिसेप्टर कहा जाता है। अब जिस सेल के, यानी जो HIV होता है, जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ये अपने होस्ट के साथ मखसूस पॉइंट पर अटैच करते हैं और उस पॉइंट को रिसेप्टर साइट कहा जाता है, और जहाँ पर उसको CD4 रिसेप्टर साइट का नाम दिया जाता है। तो ये वायरस जहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है जहाँ पर, जिस तरह से जहाँ पर आकर स्पाइक्स की मदद से अटैच हो जाएगा, स्पाइक की मदद से ये अटैच हो जाएगा। और जब ये अटैच हो जाते हैं तो फिर इसकी जो इन्वेल्प है वो ख़त्म हो जाती है, और ये जब इस तरह से इसका जो आप कह देंगे कैप्सिड है, ये अंदर दाखिल होगा और ये आरएनए होगा और ये भी आरएनए होगा और ये इसके साथ एंजाइम मौजूद होंगे। अब जहाँ पर आकर ये जो कैप्सिड है ये टूट जाएगा और ये जो आरएनए हैं ये इस तरह से ये रिलीज हो जाते हैं, ये आरएनए रिलीज हो जाएंगे जहाँ पर, इस तरह से ये रिलीज हो जाएंगे जहाँ पर, ये आरएनए जहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। अब जहाँ पर
ये जो कैप्सिड है ये टूट जाएगा, इसका ये कैप्सिड टूट जाएगा और आरएनए जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब जो आरएनए, इनमें से एक आरएनए जो है इससे फिर आगे डीएनए बनेगा। डीएनए इसके मुताबिक बनेगा, इसके मुताबिक डीएनए का एक स्ट्रैंड बनेगा, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं। इस तरह से डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, इस तरह से डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए जैसा सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। अब इसके मुताबिक जहाँ पर डीएनए का स्ट्रैंड डेवलप होगा, यानी जहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, डीएनए का स्ट्रैंड डेवलप होगा, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाएगा। टेम्पलेट होता है जिसकी कॉपी हो। तो इस डीएनए टेम्पलेट से फिर डीएनए टेम्पलेट, इससे फिर दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का डेवलप होगा, यानी इस तरह से ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा, डीएनए के ये टेम्पलेट, फिर इसके मुताबिक दूसरा स्ट्रैंड डेवलप होगा और इस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। और ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये इसके न्यूक्लियस में एंटर होगा और न्यूक्लियस के अंदर इसका अपना डीएनए सेल का होगा, जहाँ पर सेल का अपना जहाँ पर डीएनए मौजूद है, और ये जाकर उसके डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा, जहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा। और इस हालत में इसको प्रो वायरस कहा जाता है। ये कल भी मैंने आपको बताया, इसको प्रो वायरस कहा जाता है, प्रो वायरस। अब उसके बाद अब ये जहाँ पर अटैच हो जाएगा, अब जहाँ पर जैसे आपने बैक्टीरिया में स्टडी किया था कि जहाँ पर HIV के लिए प्रोटीन कोड बनना शुरू हो जाएगी, उसकी जो इन्वेल्प है वो डेवलप हो, यानी उसके जो आप कह रहे हैं कि RNA है वो बनना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ उसकी जो यानी ये जितने भी स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं, स्पाइक्स हैं, इसका जो जीनोम है और वायरल जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, वो तमाम जहाँ पर उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। डीएनए से दोबारा RNA बनेगा, इसलिए इनको रेट्रो का नाम दिया गया। डीएनए से दोबारा RNA बनेगा और RNA से फिर आगे प्रोटीन बनेगी जो वायरस को रिक्वायर्ड होंगी कैप्सिड के लिए, तो वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जहाँ पर नए वायरसेस डेवलप हो जाएंगे, जहाँ पर नए वायरसेस जैसा से नया वायरस डेवलप हो जाएगा, और ये जो वायरस है ये इसके साथ टच करेगा और इससे ये बाहर निकल जाएगा, जहाँ से ये एग्जिट कर जाएगा। तो ये इसका साइकिल होगा, लाइफ साइकिल होगा HIV का। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।